एनसीईआरटी को लगातार देख रहे हैं और आज उसी कड़ी में क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 लेकर मैं फिर से उपस्थित हूँ। तो आइए देखते हैं पृथ्वी की गतियाँ, ये चैप्टर है और इसमें क्या क्या है, मेन पॉइंट हम लोग पूरी तरह देखने का प्रयास करेंगे। आइए, तो जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति दो तरह की होती है, दो प्रकार की गतियाँ होती हैं। एक होता है घूर्णन एवं एक होता है परिक्रमण, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। घूर्णन एवं परिक्रमण, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन। ये पृथ्वी है, अपने ही अक्ष पर पृथ्वी जब घूमती है तो ये घूर्णन कहलाता है। और सूर्य के चारों ओर, मान लीजिए ये सूर्य है और सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी घूमती है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, परिक्रमण कहते हैं। यानी कि अपने ही अक्ष पर पृथ्वी का चक्कर लगाना घूर्णन कहलाता है, अपनी धुरी पर घूमना एक घूर्णन है। और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में परिक्रमा करना ही परिक्रमण है, परिक्रमा करना ही परिक्रमण है ना। अब देखिए, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। कितना? 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। वो समतल जो कक्ष द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग पर दिन होता है, जबकि दूसरे भाग पर जो सूर्य के पीछे होता है, दूर होता है, वहां पर क्या होती है, रात होती है। ग्लोब पर वो वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे हम प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदीप्त। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने पर लगभग 24 घंटे का समय लेती है। यानी कि अपनी धुरी पर घूमने में 24 घंटे का समय लेती है, घूर्णन करने में। और घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति, इसे ही दैनिक गति भी कहते हैं। देखिए, ये समझिए। अब देखिए, एक तो पृथ्वी का जो झुकाव है ना, अपने अक्ष तल से वो आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, ये उत्तरी, ये दक्षिणी। एक तो अपनी धुरी पर ही पृथ्वी, और घूर्णन के कारण पृथ्वी दिन रात भी होती है। देखिए, घूर्णन हो रहा है तो जो सूर्य के सामने वाला पार्ट है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, संदेश वो दिन हो गया, जो पीछे हो गया रात। और जब ये घूम के आगे आ जाएगा तो वहां पर इस तरह के सर्कल ये चलते रहेंगे। देखिए, ध्यान रखने वाली बात है कि प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती। सोचिए कितने समय पूर्व, बिना आधुनिक ज्ञान विज्ञान के तथ्यों के, आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती, जो कि सत्य साबित हुआ। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य की तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा और उसके हमेशा रात होगी। यानी कि एक समय हमेशा अंधेरा होगा, एक समय जला उजला होगा, और इस अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्षा में होती है उसे परिक्रमण करते हैं। हम लोग जाते हैं ना मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, उसी तरह पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती, उसे ही परिक्रमा करना है, परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी एक वर्ष या 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। 365.2524 या 365 सही 1/4 दिन में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं और इसमें सुविधा के लिए 6 घंटे इसमें नहीं जोड़ते, और यही 6 घंटे जुड़ जुड़ के 4 साल बाद 24 घंटे बन जाती है। और जब फरवरी फिर आपकी 29 दिन की होती है लीप ईयर में, है ना। कैसे? यहाँ पर ये पूरा एक क्वेश्चन से आंसर बन जाता है पृथ्वी की परिक्रमा ऋतु में। अब ये आपने देखा कि सूर्य है ये, अब देखिए ऊपर नॉर्थ होता है, साउथ गोलार्ध, नॉर्थ साउथ इस तरह करके होता है, कोई डाउट नहीं। अभी देख लीजिए, अब सूर्य की जो, मान लीजिए यहाँ से देखिए सूर्य की रेस सीधे पड़ रही, कहाँ पर पड़ रही? ये इक्वेटर पर। तो 21 जून जो है आपका, 21 जून, जिसे हम समर सोलिस्टिक कहते हैं, ग्रीष्म ऐनात कहते हैं, क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें यहाँ पर पड़ रही, तो इसलिए इस गोलार्ध में सर्वाधिक गर्मी, पीछे ठंडी होगी। और 21 जून वो दिन होता है जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में द लॉन्गेस्ट डे, लगभग 14 घंटे का दिन होगा, जबकि इसके अपोजिट यहाँ 10 घंटे की रात होगी अपने यहाँ। उत्तरी भारत, खासतौर से उत्तरी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब भारत सहित संपूर्ण उत्तरी गोलार्ध में 14 घंटे का दिन हो रहा है और 10 घंटे की रात होगी। इसके अपोजिट जब यहाँ पर आएंगे तो ये दक्षिण वाला सामने आ गया। तो जो 22 दिसंबर, जिसे आप कहते हैं विंटर
सोलेस्टिक शीत अयनात, वहां पर भारत में 10 घंटे की रात होगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जो है वहां पर 14 घंटे का दिन होगा। यानी कि अपने भारत की अगर बात करें हम, उत्तरी गोलार्ध की बात करें हम, तो भारत में 21 जून को सबसे लंबा दिन होगा, जबकि 22 दिसंबर को सबसे छोटी रात होगी। जबकि इसकी विपरीत ये आप देख रहे हैं दोनों ये इक्वल दोनों में जा रही रेस, यहाँ पर भी वहाँ पर भी। तो 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च स्प्रिंग इक्विनॉक्स बसंत बिसो, और 23 सितंबर शरद बिसो ऑटम बिसो। इन दोनों में 12-12 घंटे की रात और 12-12 घंटे का दिन। कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात होगी, जो कि इक्वल दोनों में सनराइज आपको देखने को मिल रही। क्लियर हुआ ना यहाँ तक? 21 जून समर सोलेस्टिक सबसे बड़ा दिन होगा उत्तरी गोलार्ध में, 14 घंटे का दिन जबकि रात 10 घंटे की। 22 दिसंबर विंटर सोलेस्टिक, जबकि इसमें उत्तरी गोलार्ध में 10 घंटे का दिन होगा जबकि रात 14 घंटे की होगी। और 21 मार्च और 23 सितंबर क्या है? इक्वल डे एंड नाइट, 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात होगी। आइए देख लेते हैं। चारों वर्षों में प्रत्येक वर्ष में बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं, और इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह में 28 के बदले 29 का दिन होता है, और ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीफ वर्ष कहा जाता है। ठीक है। पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतु में बांटा जाता है। वो आप देख चुके कैसे कैसे इसमें चेंज होता है। अब देखिए, आपने देखा कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका हुआ है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है, और ध्रुव के पास वाले क्षेत्रों में ऊष्मा कम प्राप्त होगी, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है, तब उत्तरी ध्रुव रेखा वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसीलिए विषुवत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। और 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। इसे ही उत्तरी ऐनात या है ना समर सोलेस्टिक या ग्रीष्म ऐनात भी कहते हैं 21 जून को, जबकि 14 घंटे का दिन होगा और 10 घंटे की रात। जबकि 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुक जाता है, इसलिए मकर रेखा कैप्रिकॉर्न पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है। क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध वाले बहुत बड़े भागों में प्रकाश प्राप्त होता है, और इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तक छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण ऐनात या विंटर सोलेस्टिक या शीत ऐनात कहते हैं। और इसीलिए आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया कि कहाँ के निवासी ग्रीष्म ऋतु में समर में क्रिसमस मनाते हैं, जबकि आप जानते हैं कि हैप्पी क्रिसमस हम लोग मनाते हैं ठंड में 25 दिसंबर को 25, बट ऑस्ट्रेलिया में 25 दिसंबर को उस वक्त गर्मी पड़ रही होती है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के निवासी क्रिसमस को कब मनाते हैं? गर्मियों में, है ना। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस पर्व मनाया जाता है। क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस में पूछा जा चुका है कि कहाँ के निवासी क्रिसमस को ग्रीष्म ऋतु में मनाते हैं, और सीधा एनसीईआरटी का फैक्ट है, ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए इस पूरी पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होंगे। इसे विषुव कहते हैं, इक्विनॉक्स। यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर दो डेट ऐसे हैं जब पूरे अर्थ में दिन और रात, डे और नाइट इक्वल होंगे। इसे इक्विनॉक्स कहते हैं, विषुव कहते हैं। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, ऑटम, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है, स्प्रिंग। 21 मार्च को इसकी स्थिति विपरीत होगी, उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होगी और दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु होगी। क्लियर? इस प्रकार पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण, रोटेशन एवं रिवोल्यूशन के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसमें क्या क्या मेन मेन पॉइंट थे, वो आप कर लेंगे। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिक्रमण। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर कब पड़ती है? विषुवत वृत्त पर कब पड़ती है? इक्वेटर पर कब पड़ेगी बताइए? ये तो आना चाहिए, अभी आपने किया है, बोलो। तो इसमें क्या होना चाहिए बोलिए भाई? देखिए,
सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर कब पड़ती हैं? आप ये बता पाएंगे कब पड़ती हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 21 मार्च। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? अभी बताया गया, कहाँ मनाया जाता है? बोली भाई। ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। ऋतुओं में परिवर्तन किस गति के कारण होता है? तो परिक्रमण के कारण। दिन रात घूर्णन कारण, ऋतुओं में परिवर्तन परिक्रमण के कारण, है ना। ये बाकी आप भर लीजिएगा। तो और इसमें कुछ है नहीं, है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके जितने भी थे इस चैप्टर में कवर कर लिए। चैप्टर नंबर आपका 4 आ गया है क्लास 6 एनसीईआरटी का मानचित्र। हम लोग बात करेंगे ग्लोब की, मानचित्र की। ग्लोब अलग है, मानचित्र हालांकि अलग होता है, फिर भी पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ग्लोब के अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तो ग्लोब हमारे लिए काफी उपयोगी साबित होता है। लेकिन हम जब मैप की बात करेंगे, मानचित्र की बात करेंगे, जब हम पृथ्वी केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो ये हमारे लिए उतना उपयोगी नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र। कितना? पृथ्वी की एक सतह या इसके एक भाग का स्केल्स के माध्यम से जो खींचा गया फिगर होता है, आपका स्केच होता है, वो मैप कहलाता है। लेकिन गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को तथा कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। इस प्रकार एटलस, जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब वो एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकार तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। एटलस क्या है? जब एक साथ बहुत से मानचित्रों को, मैपों को रख दिया जाता है तो उसे एटलस बन जाता है। और एटलस विभिन्न प्रकार के अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। चलिए आइए देखते हैं मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है भौतिक मानचित्र, फिजिकल मैप। भौतिक मानचित्र, फिजिकल मैप, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चाविच मानचित्र कहते हैं। जो पृथ्वी की प्राकृतिक नेचुरल एक्टिविटीज है, जैसे माउंटेन्स, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियंस, पर्वत, पठार, मैदान, नदी आदि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं, फिजिकल मैप कहते हैं। फिर अगला पॉलिटिकल मैप, राजनीतिक मानचित्र। राज्यों, नगरों, शहरों तक गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। स्टेट्स, टाउन्स, सिटी, विलेज, कंट्रीज, स्टेट्स, बाउंड्रीज, कैपिटल्स, राज्य, नगरों, शहरों, गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र या पॉलिटिकल मैप भी कहा जाता है। थीमेटिक मानचित्र, कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, स्पेसिफिक, जैसे सड़क मानचित्र, रोड का आप मैप हो गया, आपका वर्षा का मानचित्र हो गया, बेसिकली आपका रेनफॉल का जो हो गया, उद्योग का हो गया, फॉरेस्ट का हो गया, इंडस्ट्री का हो गया। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। मतलब जो स्पेसिफिक जानकारी देते हैं उन मानचित्रों को हम लोग क्या बोलते हैं? थीमेटिक। जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन मानचित्र, उद्योग मानचित्र आदि। मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं। दूरी, 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 घटक होते हैं इसके: दूरी, दिशा और प्रतीक। डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। दूरी मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के पन्ने पर दर्शाता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय, आपके घर के बीच की दूरी 10 किमी है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर 5 किमी को दर्शाएगा। ये अपना बना दिया जाता है। जब बड़े क्षेत्र पे तो 500 मान लेते हैं ना, इस तरह करके हम मान के रखते हैं पैमाना। ये अलग अलग आपके फिगर हैं। दुकान को किससे मान लेंगे, सामुदायिक केंद्र को किससे मान लेंगे, है ना। दिशा, डायरेक्शन, ये देखिए हमेशा अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ का तीर का निशान बना होता है, जैसे ऊपर अक्षर ऊ लिखा होता है। ये तीर का निशान उत्तर, मतलब हमेशा इस तरह का जो बना होगा ये क्या कहलाएगा? उत्तर की ओर। जब आप उत्तर बारे में जानते हैं तो फिर आप दूसरी दिशा नीचे दक्षिण हो जाएगा, इधर आपका पूर्व, इधर पश्चिम निकाल लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। फिर साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट कर सकते हैं ना, ये तो ठीक है। प्रतीक आपको दिखाना होता है ना। जैसे इसमें देखिए रेलवे लाइन आपको दिखानी है तो आपने दिखाई है बड़ी लाइन, फिर मीटर लाइन, है ना, रेलवे स्टेशन हो गया,
सड़कों में पक्की सड़कें, कच्ची सड़कें, सीमा अंतर्राष्ट्रीय है, राज्य की है, डिस्ट्रिक्ट की है, नदी है, कुआं है, तालाब है, नहर है, पुल है, मंदिर है, गिरजाघर है, मस्जिद है, छतरी है, पोस्ट ऑफिस पीओ, पोस्ट एवं टेलीग्राफ पीटीओ है ना, पुलिस स्टेशन पीएस, बस्ती है, कब्रिस्तान है, पेड़ है, घास, इस तरह करके आप उसको दिखाते हैं। तो फिर ये अलग अलग आपने देखो दिखा दिया कि कहाँ पर क्या क्या है। जैसे कुछ रूट प्रतीक भी होते हैं, कुछ फिक्स भी होते हैं। जैसे नीला रंग का इस्तेमाल जलाशयों के लिए किया जाता है, भूरे रंग का परतों के लिए, पीला रंग पठारों के लिए, हरा रंग मैदानों के लिए, है ना। रेखा चित्र आप जानते हैं लीनियर होता है, बनाया जाता है एक तरह से। तो खाका एक बड़ा सा चीज़ है, ठीक है। तो ये ठीक हो गए, है ना। वृक्षों के वितरण को देखने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं, तो अभी बताया गया थीमेटिक मानचित्र हो जाएगी। नीले रंग का आप जलाशय के लिए कर देंगे, है ना, दिक्सूचक दिशाओं के लिए पैमाना आवश्यक है ना, मानचित्र के लिए, रेखा चित्र के लिए सब। चलिए अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 क्लास 6 एनसीईआरटी का, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन है, लाइफ है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। क्या क्या? भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर घेरती है उसे वायुमंडल कहते हैं, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहते हैं। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित है। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहां से प्रकार जीवन पाए जाते हैं। शब्दों की उत्पत्ति देख ली कैसे, ग्रीक भाषा से हुई है। लिथास मतलब पत्थर होता है, एटमॉस का मतलब वाष्प होता है, फ्यूडर का अर्थ है जल और बायोस का अर्थ है जीवन, है ना। भूमंडल, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। ये भूप्रवृत्ति क्रस्ट की चट्टानों तथा मिट्टी की पत्ती परतों से बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जाता है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप कहते हैं, महाद्वीप कॉन्टिनेंट कहते हैं, तथा बड़े जलाशयों को महासागरी, ओशियन, महासागरीय बेसिन नाम जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समुद्री जल का ताप, समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। आइए देखिए, अब आप देख पा रहे हैं ये देखिए इसमें लिखा हुआ है विश्व के महाद्वीप एवं महासागर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देख पाएंगे, देखिए साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका 2, अफ्रीका 3, एशिया 4, यूरोप 5, ऑस्ट्रेलिया 6, है ना। कितने महासागर हो गए आपके, और अंटार्कटिका। देखिए एशिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्दर्न अमेरिका, साउथ अमेरिका 5, ऑस्ट्रेलिया 6, अंटार्कटिका 7। ओशियन की बात कर लें तो इंडियन ओशियन, ये देखिए हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर, है ना। ये देखिए, तो इस तरह करके आप इनको देख पाएंगे अलग अलग। चलिए, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है जो कि समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, मेरियाना ट्रेंच है। देखिए यहीं से आपको पॉइंट मिलेंगे। मेरियाना ट्रेंच है जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। जिसकी गहराई कितनी, 11,022 मीटर। हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट 84848 मीटर। एंड हाईएस्ट आपका डीपेस्ट जो गार्ज है, आपका गर्त है, वो मेरियाना ट्रेंच है, मेरियाना गर्त है, जो कि 11,022 मीटर पैसिफिक ओशियन का है। क्या आप जानते हैं न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा, न्यूजीलैंड के कौन, एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बने थे। कौन कौन, एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे शेरपा। कब, 29 मई 1953 को।
जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिन्होंने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। जबकि जो पहली महिला थी वो जापान की जुंको ताबेई थी, जो कि 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखी थी। जबकि बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जिन्होंने कि 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर कदम रखा। पहली महिला भारत की कौन थी? बछेंद्री पाल। 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर चढ़ी। कहीं ना कहीं से आपके पॉइंट ही बनेंगे एग्जाम में। महाद्वीप, पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। कितने कॉन्टिनेंट हैं? 7। ये विस्तृत जलराशि द्वारा एक दूसरे से अलग है। ये महाद्वीप है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। बिगेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया है। यह पृथ्वी कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला, पूरे पृथ्वी के लगभग 1/3 पार्ट पे फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पूर्वी गोलार्ध में कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। एशिया और यूरोप को अलग करने वाला पर्वत कौन सा? यूराल। यूराल यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया भी कहते हैं। यूरोप और एशिया के संयुक्त भाग को क्या बोलते हैं? यूरेशिया। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। ये 3 तरफ से जल से घिरा है यूरोप। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से गुजरता है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और आप देखेंगे ध्यान से तो यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके एग्जाम ओरिएंटेड। अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप कॉन्टिनेंट है जहां से तीनों रेखाएं कर्क, विषुवत और मकर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न, कर्क, विषुवत, मकर तीनों रेखाएं गुजरती किससे? अफ्रीका से। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। सबसे बड़ा रेगिस्तान भी है, डेजर्ट भी है सहारा, जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों और महासागरों से घिरा है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील कौन सी है? नील। अफ्रीका से होकर गुजरती है नाइल। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि कहते हैं। पनामा जल संधि से उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जुड़े हुए हैं। पनामा स्थल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। देखिए ध्यान से देखिए, यह उत्तरी अमेरिका है, यह दक्षिण अमेरिका। कहां से? यह है स्थल संधि, इसका नाम है पनामा स्थल संधि। स्थल संधि स्थल का एक सकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थलीय गोलार्धों, 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। याद रखिए, स्थल संधि स्थल का एक सकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। याद रखिएगा, स्थल संधि पूछ सकते हैं। स्थल का एक सकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। जबकि जल संधि क्या होता है? ये देखिए, भारत और लंका के बीच जल संधि है। जल संधि पानी का एक सकरा भाग होता है जो 2 बड़ी जलराशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। जल संधि पानी का सकरा भाग होता है जो 2 बड़ी जलराशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित जल संधि का नाम क्या है? तो कौन सी जल संधि है? पाक स्ट्रीट, पाक की खाड़ी, पाक जल संधि भी कहते हैं इसको, जो कि अरब सागर और बंगाल खाड़ी को जोड़ रही दोनों को। जल संधि पानी का एक सकरा भाग होता है जो 2 बड़ी जलराशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। जबकि स्थल संधि स्थल का एक सकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। चलिए आइए बात कर लेते हैं। ये इतना क्लियर हो गया होगा आपको। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व में पश्चिम में महासागर स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला द लॉन्गेस्ट माउंटेन सीरीज ऑफ द वर्ल्ड एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। द बिगेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड इज अमेजन इन साउथ अमेरिका। याद रखिएगा, सबसे बड़ी नदी कौन सी? अमेजन है। जबकि सबसे लंबी नदी लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी? नाइल। अमेजन जो है बहाव की दृष्टि से अफवाह कैचमेंट एरिया की ओर से बड़ी, जबकि नाइल क्या है? लंबाई सबसे ज्यादा है नील की।
ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज ऑस्ट्रेलिया, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, है ना, द्वीपीय महाद्वीप कहता है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि ये दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। भारत के भी शोध केंद्र यहाँ स्थित है। इनके नाम है मैत्री और भारती। अंटार्कटिका में जो वर्तमान में भारत के शोध केंद्र कौन कौन से हैं? मैत्री और भारती। पहले 3 थे। दक्षिण गंगोत्री भी अंटार्कटिका में था, दक्षिण गंगोत्री, और मैत्री और भारती। हालांकि दक्षिण गंगोत्री अब नष्ट हो गया है, तो वर्तमान में ऑपरेशनल 2 ही है, मैत्री और भारती। पीसीएस 2023 के प्री में क्वेश्चन आया था। तो कौन कौन से? मैत्री और भारती, जबकि दक्षिण गंगोत्री अब वहां पर ऑपरेशनल नहीं रहा है। अब बात कर लेते हैं जलमंडल। पृथ्वी को नीला ग्रह, ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग जल से घिरा हुआ है। 71% भाग पर जल है, जबकि 29% भाग पर स्थललैंड है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित है। इसमें महासागर एवं नदियां, झीलें, हिमनदियां, भूमिगत जल, वायुमंडल, ओशियंस, रिवर्स, लेक्स, ग्लेशियर्स, अंडरग्राउंड वाटर्स, सभी कुछ सम्मिलित होता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग किसमें है? महासागरों में। ओशियन में लगभग 97% से अधिक पानी है। वो इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों में, नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी कमी महसूस करते हैं। लगभग 2.5% वाटर ही ऐसा है जो कि अलवण वाटर है, जो कि पीने योग्य पानी। उसका बहुत बड़ा भाग किसमें है? ग्लेशियर्स में है और बर्फ की परतों में छिपा हुआ है ना, इसलिए भी। चलिए, महासागर, ओशियंस। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए। महासागरी जल हमेशा गतिशील रहता है। महासागरी जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरी धाराएं। महासागरी की 3 प्रमुख गतियां कौन कौन से हैं? तरंगे, टाइड्स, हाई टाइड, लो टाइड्स और ओशियन करेंट्स। बड़े से छोटे आकार के क्रम में 5 महासागर प्रमुख हैं आपके। कौन कौन से? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा, फिर अटलांटिक ओशियन, फिर इंडियन ओशियन, फिर सदर्न ओशियन और आर्कटिक महासागर। कितने महासागर हो गए आपके? 5 ओशियन हो गए। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। द बिगेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड इज पैसिफिक ओशियन। ये पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। मोर देन 1/3 पार्ट ऑफ अर्थ। पृथ्वी के 1/3 भाग पर पैसिफिक ओशियन फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना ट्रेंच या मैरियाना गर्त भी प्रशांत महासागर में स्थित है। कौन सा? मैरियाना, जो कि 11,022 मीटर गहरा है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। किस आकार में? वृत्ताकार। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर। अटलांटिक ओशियन द सेकंड बिगेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड। ये अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। अटलांटिक महासागर एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। ये अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। सबसे बिजी ओशियन कौन सा है? तो अटलांटिक ओशियन है। व्यापार के लिए, ट्रेड के लिए सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग इसी को बोलते हैं, उत्तरी अटलांटिक ओशियन को। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत नाम पर रखा गया है। यानी देखिए कि हमारे देश की कितनी बड़ी वैल्यू है कि दुनिया का एकमात्र देश है जिसके नाम पर कोई ओशियन है। हिंद महासागर हिंदुस्तान के नाम पर, इंडियन ओशियन इंडियन के नाम पर। बाकी किसी भी देश के नाम पर कोई महासागर नहीं बना हुआ है। ये महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है।
दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरे रहता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तर की ओर दक्षिणी 60 डिग्री अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव के वृत्त में स्थित है तथा उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि, बेरिंग के नाम से जाना जाता है। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। यानी कि प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर से जुड़े बेरिंग, और अमेरिका और एशिया भी आपका बेरिंग से। अब बात करते हैं वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। तो बेसिकली इसके जो पार्ट होते हैं वो देखिए कौन कौन से पार्ट होते हैं। 5 पार्ट है। सबसे नीचे कौन सा पार्ट है? क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल, मध्य मंडल, मेजोस्फियर, आयन मंडल, आयनोस्फियर, बहिर्मंडल, एक्सोस्फियर। क्षोभमंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्यमंडल, ये इसके कुल पॉइंट है। अब आइए, वायुमंडल हमारी पृथ्वी के चारों ओर गैसों की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का आवरण है उसे ही वायुमंडल कहते हैं। वायु की पतली परत इस ग्रह का एक महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। ये हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। ये वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 1600 किमी की ऊंचाई तक फैला है। कितना? 1600 किमी की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में 5 लेयर्स में बांटते हैं। इन परतों को पृथ्वी की सतह शुरू करने पर क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहते हैं। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेजोस्फियर, आयनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर, दिस 5 लेयर्स इन एटमॉस्फेयर। अब देखिए आगे इनकी बात कर लें। अगर वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना हुआ है। जो एटमॉस्फेयर है मेनली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना हुआ है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% पार्ट है। यानी कि वायुमंडल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलाकर ही 99% है। आयतन के अनुसार लगभग नाइट्रोजन आपका 78% है और ऑक्सीजन 21% है। 78% आपका नाइट्रोजन है, 21% आपका ऑक्सीजन है। O2 है, ये N2 है। उसके बाद दूसरी गैस कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि मात्र 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन ये पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। ये पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में है, लेकिन ये पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेती है, अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। और ये पौधों की वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए भी आवश्यक होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। जो डेंसिटी होती है उसमें डिफरेंस होता है। यह घनत्व समुद्री तल से पर सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ये तेजी साथ घटता जाता है कि ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में, डेंसिटी में डिफरेंस आता है। जैसे जो आपका सी लेवल है यहाँ पर सबसे अधिक डेंसिटी होती है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वो कम होती जाती है। घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं ये तेजी के साथ क्या होता है? घटता रहता है, डिक्रीज करता रहता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे सांस लेने में कठिनाई होती है। ये देखिए एक है ना, ये वायुमंडल हो गया, ये आपका जलमंडल हो गया, ये आपका स्थल मंडल हो गया, और इसे बोलेंगे जयमंडल, बायोस्फीयर। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। जैसे ऊंचाई पर जाते हैं ना, देखिए हिमालय में, उत्तराखंड में, कश्मीर टेम्परेचर कम होता है तो टेम्परेचर भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु दाब उच्च से निम्न दाब, वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, हाई से लो प्रेशर की ओर एयर फ्लो करती है, और गतिशील वायु को पवन कहते हैं। अब बात करते हैं जीवमंडल। जीवमंडल स्थल जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। स्थल जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग क्या होता है? जीवमंडल। यह वह भाग है जहां पर जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल जुड़े हुए हैं।
जीवमंडल में प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं, एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है और इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया, बात सत्य है। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रभावित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। ये जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है, क्योंकि तापमान में वृद्धि किसी कारण कार्बन डाइऑक्साइड कारण होती है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इसीलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर हो गया। अब देखिए जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? तो अलग कौन करती है? यूराल। एशिया यूरोप को यूराल। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका कैसे जुड़े हैं? तो स्थल संधि से जुड़े हैं, स्थल संधि से। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? नाइट्रोजन का 78%। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों से बना है? स्थल मंडल। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया, पूरे 1/4 है ना। ठीक है, तो इस तरह करके ये चैप्टर भी आपका समाप्त हुआ। ठीक है, अब क्या करना है आपको? इन स्थितियों को लगातार आपको रटते रहना है, समझते रहना। इसी तरह हम लोग धीरे धीरे एनसीईआरटी खत्म करने का प्रयास करेंगे और आपको इन चैप्टर्स को पूरी तरह रट जाना है, पूरी तरह आत्मसात कर लेना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।